हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? मस्त हो बिल्कुल। तो सुनिए फिर वैलेंटाइन स्पेशल सुनिए। कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत के चक्कर में, मैं सही तुम गलत के चक्कर में काफी सारे रिश्ते बह गए। आपका जो पढ़ाई के साथ रिश्ता है यार, ये पक्का होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। इसके बीच कुछ भी नहीं आना चाहिए, कोई संकोच आपको नहीं होना चाहिए। तो आपका ये वाला रिश्ता ना ढह जाए, इसके लिए यार आपको तत्पर रहने की जरूरत है। सकारात्मक सोच जब तक नहीं होगी, जब तक दृढ़ संकल्प आप नहीं लेंगे कि यार फोड़ देना पढ़ाई को, है ना, वो एनर्जी, वो जुनून आपके अंदर नहीं रहेगा जो कि एग्जाम के लिए जरूरी है, तब तक यार बात नहीं बनने वाली है। उम्मीद है आप लोग यार मस्ती के साथ खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों का इस प्यारे से सेशन में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। काफी सारे स्टूडेंट्स को मुझसे शिकायत रहती है कि सर जिस फ्रीक्वेंसी से हम चाहते हैं उस फ्रीक्वेंसी से हमें लेक्चर्स नहीं मिलते हैं। तो यार मैं आपको बता दूं, फ्रीक्वेंसी से लेक्चर्स मैं भी आपको देना चाहता हूं जिस फ्रीक्वेंसी से आप चाहते हैं, लेकिन आखिरकार हमारे इस रिश्ते के बीच में क्या दीवार है? क्यों आपको लेक्चर टाइम पर नहीं मिलते हैं? मुझे यार ऑफलाइन के स्टूडेंट्स को 9 to 10 आवर्स अप्रोक्सीमेटली इतना टाइम पर डे देना होता है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक मैं ऑफलाइन के स्टूडेंट्स के साथ एंगेज रहता हूं। उसके बाद डिनर करने का वक्त होता है, फिर मैं लौटता हूं। अब देखिए रात के 11 बजे हैं और आप लोगों के लिए डी ब्लॉक का एक प्यारा सा लेक्चर लेकर मैं आया हूं। हर रोज का यही सिलसिला है। मैं भी इंसान हूं, कभी ज्यादा थकान होती है, रिकॉर्डिंग नहीं होती है, क्या करें, जब बॉडी साथ ना दे, इतनी ज्यादा थकान हो जाए। और लेक्चर के लिए कई बार प्लानिंग भी करनी होती, थकान नहीं है, आप चाहते लेक्चर रिकॉर्ड करना। आप देखिए ये सब कुछ डिजाइन करने के लिए मैं अकेला हूं, खुद ही मुझे सारा काम करना होता है, तो प्लानिंग भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि कोई भी डेटा आपको मैं प्रोवाइड करूंगा और उसके पीछे की कहानी, उस पर रिसर्च मैं नहीं करूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी तरफ से यार आपको क्वालिटी कंटेंट पूरी रिसर्च के साथ देना पसंद करूंगा, इसके लिए टाइम तो चाहिए। इन नटसेल मैं आपको कहना चाहूं कि यार मैं चाहते हुए भी कई बार लेक्चर नहीं ले पाता और उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन ये मेरा आपसे वादा है, प्रॉमिस है। आप प्लीज ऐसे बिल्कुल मत फील कीजिए कि मरीज को दवा अगर टाइम पर नहीं मिलेगी तो मरीज मर जाएगा, बाद में दवा कितनी भी देते रहोगे तो वो काम नहीं आएगी। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि सिलेबस जो है आपका ये यार टाइमली फिनिश हो जाएगा, इसमें आपको कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और ऑलरेडी हमें इतना टाइम मिल रहा है, एग्जाम अभी दूर है, हो जाएगा, तब तक मैं जानता हूं हो जाएगा सिलेबस। आप बस लेक्चर्स को फॉलो करते जाओ, नोट्स बनाते रहो। हर 15 दिन के अंदर, 15 दिन के बाद आपके यार रिवीजन हो जाने चाहिए। जितने चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं उन सारे चैप्टर्स की एक एक बार रिवीजन आपकी होनी चाहिए। स्टार्टिंग में ज्यादा वक्त लगेगा आपको रिवाइज करने में, लेकिन यकीन मानिए जब बार बार रिवाइज कर रहे होंगे तो आप देखना 10 से 12 बार रिवाइज करने के बाद आप 1-2 मिनट में ही पूरा चैप्टर रिवाइज कर डालेंगे। डेफिनेटली 1-2 घंटा आप अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देंगे तो अब तक जितना आपने कवर किया है वो सारा रिवाइज हो जाएगा। 10-12 बार रिवाइज करने के बाद ऐसा होगा। हाँ, स्टार्टिंग में तो वक्त लगेगा, 1, 2, 3, 4, 5 बार आप रिवाइज कर रहे होंगे, वक्त लगेगा, लेकिन ये टाइम रिड्यूस होता जाएगा रिवीजन का जब आप बार बार रिवीजन कर रहे होंगे। तो टेंशन मत लो, ये जो काम है ये डिफिकल्ट है, मैं जानता हूं, इसलिए आप लोगों की रिस्पेक्ट है। आप लोग यार इतना हार्ड वर्क करते हैं और करते जाओ कि हार्ड वर्क एक दिन आपको यार जरूर पे करेगा। शेयर मार्केट में जैसे शेयर्स को परचेज किया जाता है, मार्केट को अंडरस्टैंड करते हुए
इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जाता, आपकी इन्वेस्टमेंट यार ये है ना, इसके रिटर्न्स काफी बेहतर आएंगे, है ना, और उस दिन मजा आएगा, उस दिन आप लोग सच्ची में दिल जीतेंगे। असली वैलेंटाइंस डे आपका यार उस दिन सेलिब्रेट होगा जब आपकी मुलाकात सक्सेस से होगी, ठीक है ना, वो होगा आपके लिए वैलेंटाइंस डे। ये सब कुछ तो ठीक है, कबूतर कबूतरी ऐसी उड़ते रहते हैं, आपको ध्यान नहीं देना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। कॉलेज में जाएंगे सब कुछ होगा टेंशन क्यों लेते हैं आप लोग आप ही लौट कर बताएंगे कि सर हमारी लाइफ इतनी मस्त चल रही है, लाइफ में ये चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है, तो तब करेंगे डिस्कस हम लोग। फिलहाल ज्यादा परेशान नहीं होना है, अपने अंदर एंजाइटी नहीं लानी है कि यार हम वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं किया, कब करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए। आपका रियल वैलेंटाइन क्या है मैंने बता दिया आपका रिजल्ट है, ठीक है। जिस दिन आपको ये मिल जाएगा, ये मान लेना आपके पास है आपका वैलेंटाइन चलें फिर आगे, कहानी क्लियर है? तो चलिए, कहानी क्लियर है तो यार आज के शानदार सेशन में हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स की बात करने वाले हैं। देखिए, हम बात करेंगे ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स के प्यारे प्यारे ऑक्साइड्स की। ऑक्सीडेशन स्टेट +1 के साथ देखना, कॉपर मिलता है और कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है तो ऑक्साइड देखिए क्या होगा, Cu2 होगा। क्या होगा देख लो, Cu2 होगा। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्कैंडियम के अलावा सारे मेंबर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यार एग्जिबिट करते हैं। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं। और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ देखना, जब ये कंबाइंड फॉर्म में है तो आपके सामने ऑक्साइड फॉर्म है, इसमें कोई डाउट? आगे देखिए, +3 ऑक्सीडेशन नंबर स्कैंडियम एग्जिबिट करता है और मैग्नीज तक ये मेंबर्स देखना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ मिल रहे हैं, O2- के साथ कंबाइंड मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से इनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स हमें मिल जाएंगे, इसमें कोई डाउट? लिख लो इनको और याद कर लो यार, ठीक है। ज्यादा मस्ती करोगे तो एग्जाम में भूत बनेगा, फिर समझ नहीं आएगी बात क्या हमने किया था, क्या हमने नहीं किया, सब मिक्स हो जाएगा। जो किया है, जो नहीं किया है, सब मिक्स हो जाएगा। ऐसा लगेगा आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन आप पूरी क्लैरिटी के साथ अगर क्लास में नोट्स बनाएंगे, सब कुछ अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपसे बच पाएगा। क्वेश्चन आपकी नोटबुक से ही आएगा। आगे देखिए, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ स्कैंडियम तो +4 एग्जिबिट करता नहीं है। अगेन मैग्नीज तक जाना है, लेकिन स्कैंडियम से स्टार्ट नहीं करना, टाइटेनियम से स्टार्ट करना है, ठीक है। आप खुद ही देखिए, टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ और O2- कंबाइंड फॉर्म में देखिए क्या मिल रहा होगा, हमें मिल रहा होगा Ti2O4 और 2 कॉमन लेने के बाद TiO2 मिल जाएगा। कहानी क्लियर है? और यहां देखिए, स्कैंडियम 3+ ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिट करता है O2- के साथ, देखिए कंबाइंड फॉर्म में क्या मिलता है, Sc2O3 मिलता है, ये मिलता है। और सिमिलर पैटर्न में यार बाकी जो मेंबर्स हैं देखिए, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज भी इस प्रकार से ऑक्साइड्स बना रहे हैं। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ डी ब्लॉक की मेटल हो, तो देखिए ये मेटल वेनेडियम है और इसका यार ये है प्यारा सा ऑक्साइड V2O5, याद हो गया। और देख लो, +6 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ ये क्रोमियम है, और जब क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ है और O2- के साथ कंबाइंड है, आप खुद देख सकते हैं आपको क्या मिलता है, Cr2O6, और यार 2 को कॉमन लेने के बाद सिंपल रेशियो में बात की जाए तो Cr1O3, जहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिल रहा है, +6 मिल रहा है। आप देख चुके हैं वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ है और O2- के साथ अगर ये कंबाइंड है
V5 प्लस तो क्या मिलता है, देखिए V2O5 मिलता है। आई होप आपने ये सारे फॉर्मूलाज रिप्रेजेंट कर लिए होंगे। ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या 3D सीरीज से कोई ऐसा मेंबर है जो कि यार ऑक्साइड बना रहा होगा और +7 ऑक्सीडेशन नंबर होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। ऑक्सीडेशन नंबर वाली टेबल में आपने देखा होगा, लेक्चर नंबर 2 में हमने बात की है कि यार मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 मिलता है। यह हमने लेक्चर नंबर 1 में बात की है। अरे याद है कि नहीं आपको? ये बात हमने लेक्चर नंबर 2 में की है, याद आ गया होगा आपको। अब देखिए, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 O2 माइनस, इनके कंबाइन होने से ऑक्साइड कैसा मिल रहा होगा, Mn2O7 मिल रहा होगा। चलिए, ये कहानी तो आपने नोट कर ली होगी। इसके अलावा कुछ आपको यार मिक्स्ड ऑक्साइड भी दिखाई दे रहे होंगे। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, इनके हैं ये देखिए मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ द टाइप M3O4। यहां देखिए, इनको मिक्स्ड क्यों बोला गया है, MO.M2O3। इनको मिलाकर देखिए, इनको मिलाकर आप देखेंगे तो M3 मिल रहा है और O कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। बताइए मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये कहानी क्लियर हुई कि यार ये एक ऑक्साइड नहीं है, यहां देखिए 2 ऑक्साइड फॉर्म्स मिल रही हैं, ऐसे केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ये केवल एक नहीं होगा, अलग अलग टाइप के मेटल आयंस हैं। तो ऐसे केस में देखिए, यहां ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहां ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, चार्ज कितना होगा, +3 है। इस प्रकार से अलग अलग टाइप के मेटल आयंस मिलने की वजह से, मिक्स्ड ऑक्साइड मिलने की वजह से इसको यार ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, MO.M2O3। एवरेज चार्ज आप देखना चाहेंगे तो देखिए, +2 +3 चार्ज के साथ 2M मिल रहे हैं। टोटल M कितने हैं, टोटल M 3 है। तो यहां से हमें क्या मिलता है, यहां से हमें मिलता है +8/3। एवरेज चार्ज कितना मिलता है, +8/3 मिलता है, +8/3 मिलता है। बोलिए, ये कहानी आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलिए, अगर ये कहानी आपको क्लियर हुई है, इसको आपने नोट कर लिया है। अब इन ऑक्साइड से रिलेटेड काफी सारे प्यारे प्यारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इनसे रिलेटेड यार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +2 +3 आर जनरली बेसिक। अगर यार मेटल पर चार्ज कम होगा तो ऐसे केस में ऑक्साइड को हम बेसिक ऑक्साइड बोलेंगे, एक्सेप्ट Cr2O3 विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर। जे में क्वेश्चन आ चुका है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड इनमें से कौन से हैं? उनमें यार Cr2O3 एक ऑप्शन था, याद रखें। डी ब्लॉक का मेंबर जो 3D सीरीज से बिलोंग करता है, क्रोमियम, ये बनाता है Cr2O3 और ये एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब ये एसिड के साथ, बेस के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट हो रहा होगा। एसिड के साथ, बेस के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट हो रहा होगा। ऐसे बिहेवियर को एम्फोटेरिक बिहेवियर बोलते हैं, जो एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप का बिहेवियर डिफरेंट रिएक्शंस में बेस और एसिड के साथ यार रिएक्ट करवाने पर शो कर रहा हो, उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड हम बोलेंगे। जनरली मेटल जब लो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ होंगी, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होंगी, इस प्रकार से +2 +3 चार्ज मिल रहा होगा या +2 +3 के बीच कोई एवरेज चार्ज मिल रहा होगा, तो ऐसे केस में हम इनको बेसिक ऑक्साइड बोलेंगे। लेकिन Cr2O3 को याद रखना है, यहां गड़बड़ हो जाएगी, घोटाला हो जाएगा। आगे देखिए, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 +6 या फिर +7। ये देखिए, इस टाइप का जो ऑक्साइड होगा, जो ऑक्सीडेशन नंबर है +5 है, +6 है, +7 है, आर जनरली एसिडिक इन नेचर। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, बताइए
Mn2O7 का नेचर कैसा है? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, Mn2O7 जहां मैग्नीज पर +7 चार्ज है, इसका नेचर कैसा है? ये एसिडिक है। CrO3 जहां क्रोमियम पर +6 चार्ज है, इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर एसिडिक है। कम प्लस चार्ज होगा मेटल पर, उस केस में नेचर बेसिक होगा। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है, ज्यादा प्लस चार्ज है, तो नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। बोलिए, ये कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर आपको ये कहानी क्लियर हुई तो आगे देखिए, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स इन देयर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट +4, हाँ +4 चार्ज हुआ, ना ही बहुत ज्यादा चार्ज ना ही बहुत कम चार्ज। ऐसे केस में देखिए ऑक्साइड का टाइप क्या होगा? मेटल आयन M4+ टाइप का है, मेटल पर चार्ज +4 है, ना ही बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम है, आर जनरली एम्फोटेरिक इन नेचर। जहां +4 चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक बोलेंगे। याद कर लिया आपने। और एक एम्फोटेरिक Cr2O3 भी है, जहां +3 चार्ज था लेकिन है ये एम्फोटेरिक, टेंशन मत लीजिए आप। जनरली +2 +3 चार्ज के साथ जब मेटल आयन मिल रहा हो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड, तो हमें उस ऑक्साइड को बेसिक बोलना है। लेकिन 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 ये एक्सेप्शन है। यहां देखिए +3 चार्ज होने के बावजूद भी ये एम्फोटेरिक। इसके अलावा एम्फोटेरिक MO2 टाइप के होंगे, जहां पर मेटल पर चार्ज कितना है? +4 है। ना ही ये प्लस चार्ज बहुत ज्यादा है ना ही बहुत कम है, ये इंटरमीडिएट रेंज में है। आगे देखिए, लास्ट पॉइंट देखिए, एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन ऑक्साइड इंक्रीजेस आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। हाँ, पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन पर इंक्रीज होने से कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं और आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। ज्यादा प्लस चार्ज मिलने से, ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर मिलने से कौन से कैरेक्टर ज्यादा हो जाएंगे? ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मिलने से कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा मिल रहे होंगे, तो आयनिक कम मिलेंगे। ऐसे केस में एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। जी हाँ, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा मिल रहे होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ज्यादा प्लस चार्ज है, +5 +6 +7, ज्यादा प्लस चार्ज है कि नहीं है? और ये ऑक्साइड कैसे होंगे? ये ऑक्साइड एसिडिक होंगे। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। याद रखेंगे इस बात को। ज्यादा प्लस चार्ज होगा तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहे हैं, कम प्लस चार्ज होगा तो ऐसे केस में यार बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं। अब देख लो, हमने यार ऑक्साइड्स के बारे में जान लिया। यहां देखिए, ऑक्साइड्स के बारे में ढेर सारी बातें हमने जान ली। कौन कौन से ऑक्साइड बन सकते हैं इसकी हमने बात कर ली। इस पूरी टेबल को आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने अपनी नोटबुक में सजा लिया होगा। ठीक है, इनको सजाने के बाद अब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे होंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर की बात कर रहे होंगे। व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रहे होंगे टू ए सब्सटेंस, मेनली 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर आर ऑब्जर्व्ड। 2 टाइप के मैग्नेटिक बिहेवियर देखने को मिल रहे होंगे। कैसे? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, ये 2 टाइप के मैग्नेटिक बिहेवियर मिल रहे होंगे और इनके बेसिस पर सबस्टांसेस को डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया होगा। डायमैग्नेटिक सबस्टांसेस आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे सबस्टांसेस जो यार मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होंगे उनको डायमैग्नेटिक बोल देंगे। व्हाइल पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। और ये देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्यों अट्रैक्ट होंगे? अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड क्यों होंगे? लिखिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिलने की वजह से अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड में। रिपेल कब होंगे? अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ड्यू टू
अब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेड होंगे, फिर मैग्नेटिज्म तो होगा नहीं। आप एक्सटर्नली मैग्नेटिज्म अप्लाई कर रहे होंगे तो रिपेल ही तो होगा, हाँ अट्रैक्ट नहीं होगा। इनका खुद का मैग्नेटिज्म नहीं होगा इस प्रकार से कि यार यह अट्रैक्शन हो। अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो वो टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे होंगे। ऐसे केस में जो आपने फील्ड अप्लाई किया, जो इनका फील्ड है, उनकी इंटरेक्शन होगी तो यार अट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, जब आप इनका एनर्जी डायग्राम बनाओगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो यार ये देखिए अट्रैक्ट होंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। इनको हम बोल देंगे कि ये पैरामैग्नेटिक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या पैरामैग्नेटिक है। और ये रिपेल होंगे, क्या देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, स्पिन कैंसलेशन की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन पेड होंगे तो स्पिन कैंसिल हो जाएंगे। स्पिन कैंसलेशन की वजह से यहां देखिए ये रिपेल हो रहे होंगे, और ऐसे सब्सटेंसेस को डायमैग्नेटिक बोला जाएगा। अगर देखिए स्पिन होगी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के केस में, देन वी कैन इजिली कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट हम कैलकुलेट कर पाएंगे। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2 बोर मैग्नेटन, जहां पर n क्या होगा? n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा n। मामला क्लियर है? अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो n की वैल्यू 1 डालेंगे, 2 है तो n की वैल्यू 2 पुट कर रहे होंगे, 3 है तो 3 पुट करेंगे। और हमें यार ये ध्यान रखना है, हंट्स रूल के अकॉर्डिंग डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। ठीक है, जैसे हमने 4 इलेक्ट्रॉन को फिल किया, D4 कॉन्फ़िगरेशन है, एग्जाम्पल के लिए बताऊं D4 कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहां देखिए n को हम क्या पुट करेंगे? 4 पुट करेंगे। ठीक है, n को हम क्या पुट करेंगे? 4 पुट करेंगे। और एग्जाम में अगर यार क्वेश्चन जल्दी सोल्व करना है, n को जब हम 4 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है ना, 5 पुट करेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 होंगे तो आंसर आएगा 5 पॉइंट समथिंग। 4 पुट करेंगे 4 पॉइंट समथिंग, 3 पुट करेंगे 3 पॉइंट समथिंग, 2 पुट करेंगे 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हम पुट कर रहे होंगे, ठीक है ना, उससे ज्यादा आंसर मिल रहा होगा। 3 पुट करेंगे तो 3 से ज्यादा और 4 से कम, हाँ उससे 1 यूनिट ज्यादा नहीं होगा, उससे 1 यूनिट आगे नहीं जाना है। रेंज अगर डिफाइन करनी है, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं उससे लेकर 1 यूनिट आगे जो नंबर मिल रहा है, 1 यूनिट आगे जाने पर जो भी नंबर मिल रहा है, उसके बीच में ही हमें यार म्यू की वैल्यू मिल रही होगी। ठीक है, हम यहां पर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट को इस प्रकार से भी, इस टेक्निक से, शॉर्टकट से भी बता पाएंगे। जो आंसर होगा ये यार n2 n+1 के बीच में होगा। जो आंसर होगा दैट आंसर लाइज बिटवीन n2 n+1। जी हाँ, n और n+1 के बीच में ही आंसर लाई कर रहा होगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे n की वैल्यू आपने 4 पुट की तो आंसर 4.9 है, 4 और 5 के बीच में ही कुछ होगा। एग्जैक्ट निकालना चाहते हैं तो कैलकुलेशन करनी होगी, जल्दी टिक करना चाहते हैं। जैसे n की वैल्यू आपने यहां पुट की 1 तो आंसर देखिए 1 पॉइंट समथिंग है, 1 और 2 के कहीं बीच में होगा। एग्जैक्ट निकालना चाहते हैं तो अंडर लेकर यार आप एग्जैक्ट निकालो, कोई टेंशन नहीं है। तो ये देखने के लिए पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, हमें यार अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने होंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पैरा है, अनपेड नहीं, सारे पेड है, डाया है। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के केस में इनकी वैल्यू आप 0 डालेंगे तो ऐसे केस में म्यू भी क्या मिल जाएगा आपको? 0 मिल जाएगा। बोलो मामला क्लियर है कि नहीं है? और n की वैल्यू 0 के अलावा कुछ आप डालेंगे, 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू आप डालेंगे तो ऐसे केस में इसकी वैल्यू आपको 0 नहीं मिलेगी। अगर ये म्यू नॉन जीरो है तो पैरामैग्नेटिज्म होगा, सब्सटेंस यार एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इंफ्लुएंस में अट्रैक्ट हो रहा होगा। बोलो ये कहानी क्लियर है कि नहीं है? अगर ये कहानी क्लियर तो आगे देखिए,
Formation of interstitial compounds. Interstitial compounds are those which are formed when small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen are trapped inside the crystal lattices of metal. मेटल के क्रिस्टल लैटिस में जो खाली जगह होती है वहां पर यार छोटे छोटे प्यारे प्यारे निके निके एटम्स यार फंस जाएं, है ना। तो ऐसे केस में जो कंपाउंड बनेंगे, दीज कंपाउंड्स आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। दीज आर यूजुअली नॉन स्टोइक्योमेट्रिक एंड आर नाइदर टिपिकली आयनिक नॉर कोवलेंट। ये ना ही हम बोल सकते हैं कि आयनिक होंगे ना ही कोवलेंट होंगे, यहां तो यार छोटे छोटे एटम फंसे होंगे। दीज आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। जैसे 4 मैग्नीज के बीच में यार नाइट्रोजन का एक एटम फंस जाए, 4 मैग्नीज के बीच में नाइट्रोजन का एक एटम फंस जाए, ये खाली जगह है, वॉइड है, या नाइट्रोजन का देखना, ये छोटू सा एटम फंस जाए, ये Mn है, Mn बोलो फॉर्मूला क्या होगा ऐसे केस में, और ये नाइट्रोजन है Mn4N1, ये फॉर्मूला होगा। और ध्यान दीजिएगा, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स ऐसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। Mn1 है तो नाइट्रोजन कितना होगा 0.25। क्या वाकई में फ्रैक्शनल एटम होगा? जी नहीं, एटम फ्रैक्शनल नहीं होगा। ये बताने के लिए यहां पर यार एटम इस प्रकार से ट्रैप्ड हैं, ये नॉन स्टोइक्योमेट्रिक है, इस बात को दर्शाने के लिए इस प्रकार से यार एवरेज ली जाएगी। मैग्नीज 1 है तो नाइट्रोजन का कितना हिस्सा होगा, ठीक है। ये यार इनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। एटम कभी फ्रैक्शनल नहीं होगा, हाँ एवरेज तो ले सकते हैं। 4 मैग्नीज के साथ एक नाइट्रोजन है तो एक मैग्नीज के साथ कितने नाइट्रोजन होंगे? 0.25 होंगे। ऐसे देख लो, Fe3H1 मतलब Fe1H क्या होगा? Fe1H 0.33 होगा। ऐसे रिप्रेजेंट करने से क्या आइडिया हो जाएगा? आइडिया ये हो जाएगा कि यार यहां पर छोटे छोटे एटम्स क्या है, ट्रैप्ड है। जैसे हाइड्रोजन ट्रैप्ड है, कार्बन ट्रैप्ड है, नाइट्रोजन ट्रैप्ड है, तो इससे अंदर हमें यार कंपाउंड्स देखने को मिल रहे होंगे। दीज आर नॉन स्टोइक्योमेट्रिक। यहां देखिए, वेनेडियम 1 हाइड्रोजन 0.56, इसका क्या ये मतलब है हाइड्रोजन का 0.56 पोर्शन एक वेनेडियम के साथ है। हाँ, मतलब तो यही है, क्या वाकई में हाइड्रोजन 0.56 पोर्शन के साथ एग्जिस्ट कर रहा होगा? नहीं, ये तो एवरेज ली गई है, ठीक है। और इस प्रकार से दर्शाने का मतलब है कि यार ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। हाँ, टाइटेनियम H 1.7 ये भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। क्या प्रॉपर्टीज होंगी? छोटू छोटू एटम्स यार इस प्रकार से ट्रैप होने की वजह से हाई मेल्टिंग पॉइंट मिल रहा होगा, और इनका मेल्टिंग पॉइंट यार प्योर मेटल से भी ज्यादा मिल रहा होगा, हायर देन प्योर मेटल्स। दे आर वेरी हार्ड, हाई हार्ड होंगे। ऐसा नहीं है कि यार मेटालिक कंडक्टिविटी कुछ ज्यादा ही एक्सटेंट में चेंज हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी। दे आर केमिकली इनर्ट। इस प्रकार से यार छोटू छोटू एटम अगर यार ट्रैप हो जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और यार केमिकली क्या होंगे? ये इनर्ट होंगे। केमिकल आसानी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम बात कर रहे होंगे यार एलॉय फॉर्मेशन की। द एटॉमिक साइजेस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कंपेरेबल टू ईच अदर। एक दूसरे के आसपास मिलते हैं एटॉमिक रेडियाई। आप देख चुके हैं प्रैक्टिकल डेटा 3D सीरीज के एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियाई का। ड्यू टू दिस वन मेटल कैन इजिली रिप्लेस द अदर and form another solid which is called alloy. solid की homogeneous mixture को alloy बोलते हैं। एक मेटल के एटम्स यार दूसरी मेटल के एटम्स के साथ मिक्स हो जाते हैं और जो solid मिलता है इससे हम alloy बोलते हैं। इस homogeneous mixture को क्या बोलते हैं? alloy बोलते हैं। क्यों एक मेटल के एटम दूसरी मेटल के एटम्स को यार रिप्लेस कर पाएंगे, उनके साथ मिक्स हो पाएंगे? क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है सिमिलर है, और यार रेडियाई भी आसपास मिलते हैं, ठीक है। रेडियाई में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो एक मेटल के एटम दूसरी मेटल के एटम्स की जगह आसानी के साथ ले पाएंगे।
और कुछ इंपोर्टेंट एलॉयज की बात की गई है। देखिए स्टेनलेस स्टील आपके सामने है, आयरन, क्रोमियम, निकल का एलॉय आपके सामने कार्बन ट्रेसेस में मिलता है। याद हो गया, आयरन, क्रोमियम, निकल प्लस कार्बन इन ट्रेसेस, कम क्वांटिटी में कार्बन मिलता है, मशीन पार्ट्स बनते हैं इसके। ठीक है, कोइनेस एलॉय की बात करें, इससे ज्वेलरी बनती है, कोइंस बनते हैं, सिल्वर और कॉपर के मिक्सचर से मिलता है ये वाला एलॉय, कोइनेस एलॉय। ब्रास, कौन नहीं जानता ब्रास को, कॉपर जिंक का फेमस एलॉय ब्रास है। यूटेंसिल्स बनते हैं, कंडेंसर ट्यूब्स बनती हैं ब्रास की। ब्रोंज की बात कर लें, कॉपर टिन का होता है, कॉपर टिन का होता है ब्रोंज, जिसके यार स्टेच्यूज बनते हैं, कोइंस बनते हैं, यूटेंसिल्स बनते हैं। ठीक है, ब्रोंज, कॉपर टिन, ब्रास, कॉपर जिंक, याद रखेंगे आप। यूटेंसिल्स इसके बनते हैं, कंडेंसर ट्यूब्स भी बनती हैं, याद हो गया, इसके भी यूटेंसिल्स बनते हैं, स्टैच्यूज बनते हैं, कोइंस बनते हैं। गन मेटल, कॉपर टिन तो होता ही है, जो ब्रोंज में देखिए कॉपर टिन मिलता है, ये कॉपर टिन यहां भी मिलता है, साथ में जिंक मिलता है। गन मेटल, इसकी गन बनती है, गियर्स बनते हैं, याद हो जाएगा। यूजेस याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो यार ये तो पता होना चाहिए कौन कौन सी मेटल का मिक्सचर है। कॉपर टिन का मिक्सचर ब्रोंज है, कॉपर जिंक का मिक्सचर कौन है, ब्रास है, सिल्वर कॉपर का मिक्सचर कौन है, कोइनेस एलॉय है, और आयरन, क्रोमियम, निकल है, और कार्बन ट्रेसिस में है, स्टेनलेस स्टील बोलेंगे इसे। बेल मेटल, नाम से पता चल रहा है बेल्स बनती है। कॉपर टिन, इसका मिक्सचर, काफी सारे बच्चे कहेंगे सर ब्रोंज के साथ, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। अरे भैया यहां टिन का अमाउंट ज्यादा मिलता है, अप्रोक्सीमेटली 4:1 में मिलते हैं, और इसके कंपैरिजन में यार, इसके कंपैरिजन में टिन का अमाउंट यहां क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है, इसको हम बेल मेटल बोलेंगे। जर्मन सिल्वर की बात की जाए, कॉपर, जिंक, निकल, ठीक है, इन मेटल का मिक्सचर है, और टेबल वेयर्स काफी सारे बनते हैं जिनमें सिल्वर जैसी चमक देखने को मिलती है, ये जर्मन सिल्वर एलॉय की वजह से होती है। ड्यूरालुमिन की बात की जाए, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, वेरी इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, एयर शिप्स बनते हैं, ठीक है ना, हवाई जहाज बनते हैं इसके। मिस मेटल, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, ब्रास इंपॉर्टेंट है, ब्रोंज इंपॉर्टेंट है, गन मेटल इंपॉर्टेंट है, बेल मेटल इंपॉर्टेंट है, और मिस मेटल इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। बेहद इंपॉर्टेंट की बात की जाए, ड्यूरालुमिन, मिस मेटल, ब्रास, ब्रोंज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिस मेटल की हम बात करें, सीरियम होता है इसमें, क्या होता है इसमें, इसमें सीरियम मिलता है, और इसके साथ साथ एलए मिलता है, आयरन मिलता है, ट्रेसिस में सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम मिलता है, इससे लाइटर फ्लिंट्स बनती है। ठीक है, वो आप देखते होंगे लैंप के चारों तरफ वो चादर होती है, ये बनती है, लाइट फ्लिंट्स बनती है। ठीक है, कहानी क्लियर है, नोट कर लिया आपने, ये सब कुछ आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी आपको। कहाँ मिल जाएंगे आपको, नोट्स में, याद करना है, रटना है, नहीं रटेंगे तो भैया दिक्कत हो जाएगी, एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। ये क्लियर हो गया, तो आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं। ट्रांजिशन मेटल यार ढेर सारे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ढेर सारे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। किस रीजन की वजह से, क्या खूबी है ट्रांजिशन मेटल्स में कि ये कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं? पॉइंट नंबर 1, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, खाली ऑर्बिटल होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आसानी के साथ यार इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर आएंगे, वन साइडेड शेयरिंग कर रहे होंगे, वो डोनर होंगे, ये एक्सेप्टर होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। हाँ, वेकेंट डी ऑर्बिटल होंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, ये भी एक रीजन है। स्मॉलर साइज है जिसकी वजह से आसानी के साथ यार ट्रांजिशन मेटल एटम या आयन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा। न्यूक्लियस से दूरी यार इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के इलेक्ट्रॉन पेयर की कम मिल रही होगी, और आसानी के साथ न्यूक्लियस का होल्ड रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लेकर आया है उसके इलेक्ट्रॉन्स पर, तो स्मॉलर साइज भी होना चाहिए ताकि ज्यादा होल्ड रहेगा मेटल आयन का, मेटल एटम का।
हाई चार्ज डेंसिटी भी होनी चाहिए। हाँ, इन पर ज्यादा चार्ज डेंसिटी मिलती है, साइज मिलता है कम, और चार्ज बाय साइज कम मिलता है, और ये रेशियो यार ज्यादा मिलता है। इस वजह से हाइयर चार्ज डेंसिटी की वजह से इसकी जो पकड़ है, मेटल आयन की जो पकड़ है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के इलेक्ट्रॉन पेयर पर, ये ज्यादा मिलती है। क्लियर है कहानी? एबिलिटी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, काफी सारे ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल आयन जो है एग्जिबिट करता है, जिसकी वजह से यार ढेर सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, कॉपर +1 एग्जिबिट कर पाएगा, +2 एग्जिबिट कर पाएगा। कॉपर +1 के भी कुछ कंपाउंड्स मिल रहे होंगे, कॉपर +2 के भी कुछ कंपाउंड्स मिल रहे होंगे। तो ज्यादा कंपाउंड मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हाँ, कॉपर +1 भी बनाएगा, कॉपर +2 भी बनाएगा, तो ज्यादा कंपाउंड मिलेंगे। मैंगनीज +2 +3 +4 +5 +6 +7 इन सारे ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ मिलता है, तो ज्यादा कंपाउंड मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हाँ, ज्यादा ही मिलेंगे। अगर वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ यार कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो ज्यादा कंपाउंड मिलेंगे। अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग यार खूब सारे कंपाउंड्स मिल रहे होंगे, तो ज्यादा कंपाउंड्स मिल रहे होंगे। एग्जाम्पल देख लो, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। फिलहाल कुछ एग्जाम्पल्स देख लो। K4FeCN6, ठीक है, K3FeCN6, इसके अलावा Ni CO4 एटसेट्रा। ढेर सारे कंपाउंड्स यार पॉसिबल है। क्या देखिए, मेटल पर चार्ज +2 है, यहां मेटल पर चार्ज कितना है? +3 है, और यहां चार्ज है ही नहीं। हाँ, मेटल एटम या मेटल आयन यार अपने डी ऑर्बिटल को यूटिलाइज कर रही होगी, वेकेंट डी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे, मेटल एटम देखिए, निकल है, कार्बन मोनोऑक्साइड इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर आएगा, और 4 कार्बन मोनोऑक्साइड हैं, ये बॉन्ड बनाएंगे। तो इस प्रकार से वन साइडेड शेयरिंग से ऐसा कंपाउंड मिल रहा होगा। FeCN6 4- की बात की जाए, यहां देखिए 4 पोटासियम प्लस है, तो यहां चार्ज कितना होगा? 4- होगा। Fe पर चार्ज 2+ है, 6Cn- है, 1Cn-, 2Cn-, 3Cn-, 4Cn-, और इस प्रकार से कितने Cn- है? 6Cn- है। आयरन 2+ अपने वेकेंट ऑर्बिटल्स को यूटिलाइज कर रहा है, वेकेंट डी या अगर S वेकेंट हुआ तो इसको भी यूटिलाइज किया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो इस प्रकार से 4 पोटासियम प्लस इंटरेक्शन में होंगे, यहां 4- चार्ज होगा, 4 पोटासियम प्लस इंटरेक्शन में होंगे। तो वन साइडेड शेयरिंग कैसे हुई, किस प्रकार से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मेटल एटम या मेटल आयन के साथ यार कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करेगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करेगा। ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग अच्छी हो पाए इसके लिए वेकेंट डी ऑर्बिटल का होना जरूरी है, साइज छोटा मिलना चाहिए, ज्यादा चार्ज डेंसिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो काफी सारे कंपाउंड मिल जाएंगे। हर ऑक्सीडेशन स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग यार ढेर सारे कंपाउंड्स मिल रहे होंगे। इन टोटल बात करें तो काफी सारे कंपाउंड्स हमें मिल रहे होंगे। ये नोट कर लिया, तो आगे चलते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे होंगे। मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन metals are used as catalyst. This is due to presence of incomplete d orbital और vacant d orbital। हाँ, d orbital खाली होने की वजह से इंटरेक्शन ज्यादा बन पाएंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ, रिएक्शन यार ज्यादा स्पीड के साथ हो पाएगी। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से पहले यार ये कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ इंटरेक्शन करेंगे, और उसके बाद यार इंटरेक्शन खत्म हो रही होगी जब ये प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट बनने के बाद तो यार इंटरेक्शन खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये यार ओवरऑल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन अपनी स्टेट को चेंज करते हुए रिएक्टेंट्स के साथ इंटरेक्शन बनाते हुए यार रिएक्शन को शानदार अंदाज में प्रोसीड करवा रहे होंगे, और इससे यार रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं और कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा, बाद में ये इंटैक्ट मिल जाएंगे, मतलब रिएक्शन के दौरान ये कंज्यूम नहीं होंगे। तो ऐसे केस में यार रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से ऐसा हो सकता है कि रिएक्शन हो जाए, बिल्कुल हो सकता है।
अंडर माइल्ड कंडीशन रिएक्शन हो जाए, कम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाए, ज्यादा स्पीड से रिएक्शन हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। ऐसे तमाम कैटलिस्ट जो हमारे सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद होने चाहिए, आपके सामने हैं। जिगलर नाटा कैटलिस्ट की बात करें, याद कर लो, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। पॉलीमर चैप्टर में इसको हम देख चुके हैं। V2O5 कॉन्टेक्ट प्रोसेस जो कि H2SO4 बनाने के लिए हम देख चुके हैं। आयरन को हेबर बोस प्रोसेस में इस्तेमाल में लाया जाता है, इसके बारे में भी हम यार बात कर चुके हैं। सरफेस केमिस्ट्री में हमने बात की है। PDCl2 वेकर्स प्रोसेस में PDCl2 को यार इस्तेमाल में लाया जाता है। वेकर्स प्रोसेस क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जानेंगे। पैलेडियम को हाइड्रोजनेशन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। प्लेटिनम जब PTO के साथ होगा, प्लेटिनम जब PTO के साथ होगा तो सिलेक्टिव रिडक्शन के काम आएगा। ये एडम्स कैटलिस्ट है। क्या ये एडम्स कैटलिस्ट है। प्लेटिनम को यार कैटालिटिक कन्वर्टर में भी इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है। प्लेटिनम को PTO के साथ भी इस्तेमाल में लाया जाता है। प्लेटिनम को यार अकेले भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। प्लेटिनम को कैटालिटिक कन्वर्टर में भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। प्लेटिनम रोडियम ये जब साथ में होंगे तो यार इस प्रकार से देखिए, ओसवाल्ड प्रोसेस में प्लेटिनम कैटलिस्ट होगा। कॉपर को हम एल्कोहल के लिए इस्तेमाल में लाएंगे। कॉपर को हम एल्कोहल के लिए, एल्कोहल की क्या करनी होगी, डिहाइड्रोजनेशन करनी होगी, एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी होगी, एल्कोहल से हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा। तो इस काम के लिए, डिहाइड्रोजनेशन के लिए, इस काम के लिए कॉपर को इस्तेमाल में लाया जाएगा। या आपने एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में भी अंडरस्टैंड किया होगा। इसके अलावा CuCl2 जो कि डीकन्स प्रोसेस में इस्तेमाल में लाया जाता है। डीकन्स प्रोसेस होती है HCl को Cl2 में कन्वर्ट करने की प्रोसेस, ठीक है। ऐसे O2 के साथ ट्रीट किया जाएगा और ये वाला कैटलिस्ट इस्तेमाल में लाया जाएगा। गर्म तो करेंगे ही, Cl2 बनेगा, H2 बनेगा। इसे हम डीकन्स प्रोसेस बोलते हैं। डीकन्स प्रोसेस मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन के लिए प्रोसीड करवाई जाती है ताकि क्लोरीन बन पाए लार्ज स्केल में। और यहां यूज होने वाला कैटलिस्ट देख लो, 3D सीरीज से कॉपर का कंपाउंड है, CuCl2 है। बताइए कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई। ये तमाम कैटलिस्ट आप याद कर लो यार, इनके बारे में सरफेस केमिस्ट्री में भी हमने बात की थी, लेकिन यार डिटेल में बात कर ली कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स और इनके कंपाउंड्स क्यों मिलते हैं। डी ऑर्बिटल वैकेंट मिलता है, ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कॉम्प्लेक्स बनाने की एबिलिटी होती है। इस वजह से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स और इनके कंपाउंड्स यार कैटलिस्ट के रूप में रिएक्शन के दौरान इस्तेमाल में लाए जाते हैं। आई होप दोस्तों कुछ और शानदार प्रॉपर्टीज आपने यार अंडरस्टैंड कर ली होंगी। और आज की इस वीडियो को यहीं तक ही सीमित रखते हैं। आज का लेक्चर छोटा लेक्चर है, अगले लेक्चर में भी हम यार ढेर सारी बातचीत कर रहे होंगे। उससे अगला लेक्चर आपको यार बड़ा लेक्चर मिल रहा होगा। 2 से 3 लेक्चर में इस चैप्टर को हम यार अंजाम तक लेकर जा रहे होंगे, फिनिश कर रहे होंगे। और फिर इस चैप्टर के बाद हम यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे होंगे। तो टेंशन मत लीजिए, जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे। और यार हमारा मिशन है कि आप लोगों के एग्जाम से पहले आपका सिलेबस अच्छे से पैक हो जाए, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाए, है ना। आपका मिशन भी यही होगा, मेरा, आपका, हमारा मिशन यही तो है। इसको यार कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। अपनी तरफ से मैं पूरे एफर्ट्स लगा रहा हूँगा, आप भी अपने एफर्ट्स लगाते रहो, परेशान मत रहो और रिवीजन कर लो। जब आपके पास कुछ नया काम ना हो करने के लिए तो खाली मत बैठो, खाली हाथ मत रहो, रिवीजन कर लो, पुराना काम कर लो, ठीक है। समझ पा रहे हैं, कर लेंगे काम, कर लेंगे रिवीजन। लेक्चर नोट्स को मैं यार अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रहा हूँगा। मैंने सोचा था कि लेक्चर नोट्स को काफ़ी पहले ही रूटीन में लाया जाए, अपलोड करना स्टार्ट कर दूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं लेक्चर नोट्स अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अब अपलोड हो जाएंगे। आज के लेक्चर के बाद डेफिनेटली आपके लेक्चर नोट्स अपलोड हो जाएंगे। और अपना प्यारा सा टेलीग्राम चैनल है, देखिए ये वाला, रसायन लीला, रसायन लीला, प्रभु की लीला, रसायन लीला। इसके अलावा केमिस्ट्री ऑफिशियल पर भी आपको लेक्चर नोट्स मिल रहे होंगे। केमिस्ट्री ऑफिशियल पर भी
आपको लेक्चर नोट्स मिल रहे होंगे। चलिए यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए यार, और कामयाबी की इस दौड़ में आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।